संघ की योजना से ही इस मार्केट को डेवलप किया था। 2025 की नई जो शिक्षा नीति शामिल हो रही है, इसमें संघ द्वारा संचालित संगठन विद्या भारती इसका पूरा मॉडल तैयार कर रही है। सबसे पहले हम हमारे स्कूल में चालू कर रहे हैं। एक ऐसा गांव जिसमें लगभग आबादी का जो जीवन जीने का साधन है, जो रोजगार का साधन है, वो जैविक खेती है। जैविक खेती पर ही यहाँ के लोग अमूमन लोग जीते हैं। जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो अपनी जमीन को छोड़कर गांवों की शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक धारावाहिक बना था जो हमारा खेत है, उसके ऊपर एक इंटरव्यू लिया। कितने किसान आपने डेवलप कर दिए? 3000 किसान आसपास से इसमें जुड़े हैं। अच्छा। प्रथम प्रधानमंत्री देश के ने यह शब्द इस्तेमाल किया था कि मेरे को चाहे गधा कह दो मगर हिंदू मत कहो। नमस्कार, संघ के 100 वर्ष की खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। इस वक्त मैं झालावाड़ में हूं और झालावाड़ का मानपुरा गांव में हूं। एक ऐसा गांव जिसमें लगभग आबादी का जो जीवन जीने का साधन है, जो रोजगार का साधन है, वो जैविक खेती है। आप आश्चर्य मत होइएगा, ये जैविक खेती पर ही यहाँ के लोग अमूमन लोग जीते हैं और गांव में 70% जो जमीन है वहां पर जैविक खेती होती है। अभी हुआ कैसे और संघ के 100 वर्ष पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल यहाँ पर एक किसान है, हुकुमचंद जी, वो हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। हुकुम जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। हुकुमचंद जी संघ के स्वयंसेवक हैं, भारतीय किसान संघ से जुड़े हैं और संघ में अलग अलग समय में अलग अलग दायित्वों पर रहे हैं। हुकुमचंद जी के बारे में और बताना चाहूंगा कि हुकुमचंद जी को जैविक खेती के कारण 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था और हुकुमचंद जी लगातार इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हुकुमचंद जी से। हुकुम जी, नमस्ते। ये प्रेरणा कैसे मिली और ये कैसे शुरू हुआ ये काम? दरअसल जब राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से जब हम सब अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हुए, तो हमारे ग्राम मानपुरा का चयन संघ के द्वारा ग्राम विकास की योजना में शामिल किया गया। ग्राम विकास क्या है? ग्राम जैसे इस तरह से एक विचार देश में बनता जा रहा है कि धीरे धीरे युवा, हमारी पीढ़ी जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो अपनी जमीन को छोड़कर गांवों की शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जी। इसमें दो बात सामने आ रही है कि मेरे पंजाब प्रवास के दौरान भी ये विषय सामने आया था कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, जमीनें पड़ती पड़ी हुई है और लोग है ना शहरों में बस रहे हैं। इसलिए शहरों के आसपास की जो कृषि योग्य भूमि है उसको भी अनावश्यक रूप से अधिग्रहण करके और खेती में एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए ग्राम को आबाद करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक योजना का विकास किया कि एक समग्र ग्राम की योजना के ऊपर काम किया जाए, जिसमें हमारा भाईचारा भी बना रहे, ग्राम स्वच्छ हो, अच्छी शिक्षा हो और उसमें जो ग्राम का आर्थिक आधार है वो है कृषि। वह कृषि ऐसी सुयोग्य हो जिसकी गुणवत्ता से परिपूर्ण हो, उसके बाजार की व्यवस्था हो, गांव में कुटीर उद्योग की व्यवस्था हो। ये सारे विषय अगर होंगे तो गांवों से शहरों की तरफ जो युवाओं का पलायन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। इस योजना में ग्राम मानपुरा को शामिल किया गया। फिर क्या हुआ, कैसे आपने काम शुरू किया? फिर हमने प्रथम यहाँ पे जो रास्ते थे उनमें बड़ा बड़ा कीचड़ होता था, जानवर के छोटे बच्चे फंस जाते थे, तो पूरे ग्राम वालों ने इकट्ठा होके और एक समिति का गठन किया। क्योंकि यहाँ पर शाखा लंबे समय से चलती थी संघ की, तो संघ के स्वयं सेवकों ने यह तय किया कि क्यों ना अपने श्रम से इन रास्तों को ठीक किया जाए। तो 1 महीने तक 8 ट्रैक्टर, गांव का श्रम, गांव वालों के ट्रैक्टर और इसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ऐसे डाल के इन रास्तों को थोड़ा प्रथम में ठीक किया गया। जिसके बाद जैसे ऐसे ये कुआं है जिसके पास अपन बैठे हुए हैं, ऐसे कुओं में जल रिचार्ज के साधन के लिए जो बरसात का बहता हुआ पानी को फिल्टर्ड करके
और भूमिगत जल स्तर का स्टोर बढ़ाने के लिए ऐसा 16 कुओं में इस तरह का रिचार्ज का सिस्टम बनाया। तो इससे है ना हमारा जो जल स्तर है भूमि का वह भी ऊपर आया। फिर चला कि आखिर खेती रासायनिक हो रही, तो अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी कि हम खुद भी इस्तेमाल करते थे और सोयाबीन की खेती में एक सेमी लूपर नाम का एक कीट लगा। उसमें उस समय एक बहुत खतरनाक रासायनिक दवा होती थी एल्ड्रिन, उसके छिड़काव से यहाँ पे मोर मारे गए। हमारे गांव के लोग यहाँ पे मोर पक्षी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं, तो मोर मारे गए। मोरों के मरने के बाद है ना उसको जंगली सियारों ने खाया, वो सियार मारे गए। उन सियारों को फिर गिद्धों ने खाया, वो गिद्ध मारे गए। ऐसी एक जीवों की एक श्रृंखला जब हमारे सामने आई तो ऐसा लगा कि हमें खेती में अब परिवर्तन करना चाहिए। फिर प्रकृति 2004 करके भोपाल में एक कार्यक्रम था, वहां से कुछ प्रेरणा ली। फिर हमारे संपर्क प्रमुख थे हस्तीमल जी भाई साहब, संघ के प्रचारक थे और अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख थे। फिर उन्होंने कहा कि आप खेती को बदलें और प्रकृति एवं गोवंश आधारित जैविक कृषि, ये उन्होंने एक नाम सुझाया था। और उसके आधार पर इसको जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो लंबे समय तक प्रथम साल में 1 हेक्टेयर में इसको शुरू किया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, पैदा आधी हुई। परिवार में कुछ नाराजगी भी रही, कैसे चलेंगे तो हम कैसे मतलब अपने परिवार का खर्चा चला पाएंगे, क्योंकि आर्थिक तंत्र किसान का सिर्फ है ना कृषि के ऊपर निर्भर था। तो फिर एक राजवैद्य थे यहाँ पर पास ही, रेवाशंकर जी शर्मा, वो गौ वैज्ञानिक थे, उनसे सलाह किया गया। उन्होंने ये वर्मी कंपोस्ट और ऐसे कुछ खाद बनाने के प्रयोग हमें बताए, उनको डालने का प्रयास किया तो धीरे धीरे हमारी खेती थोड़ी ठीक होने लगी। इसमें जैविक कार्बन का रेशा उस समय 0.028 पॉइंट था। तो इन चीज़ों के डालने से, हरी खादों का प्रयोग और गोबर की खादों का प्रयोग करने से ये धीरे धीरे 0.90 के लगभग चला गया, जो विज्ञान की दृष्टि से उचित मात्रा में हमारी धरती में हो गया था। ये जैविक कार्बन बराबर होने के बाद हमारे खेतों में पैदा थोड़ी ठीक होने लगी। तो फिर चला कि क्यों ना हम इसको बाजार में उतारा जाए। तो बाजार में उतारने के लिए कोई उपभोक्ता विश्वास नहीं करता था कि भाई ये जैविक हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। और ठीक उस समय प्रमाणित कैसे करते थे, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम कोरोना के बाद तो लोगों को थोड़ी जागरूकता होने लगी है। मैं कोरोना के पहले की आपसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं। 2012 में यहाँ पर वो भी संघ की योजना से बेचते थे क्या आप? जी अच्छा, वो बताइए। वो संघ की योजना से ही इस मार्केट को डेवलप किया था। कैसे? और हमारे राजस्थान के ही एक स्वयंसेवक कलकत्ता में जो गवर्नर थे विमल जालान, उनके भतीजे यूरोपीय देशों को एक्सपोर्टर थे। अच्छा। तो हमने धीरे धीरे इसमें जब आगे कदम बढ़ाया तो एक दिन ऐसा लगा कि एक धारावाहिक बना था सत्यमेव जयते, आमिर खान वाला। तो उनकी एक टीम यहाँ पर आई हुई थी। मैं कहीं बाहर प्रवास से था, यही सितंबर का महीना था। तो हल्दी में यूँ कचरा निकाल रहे थे, मिट्टी, पाँव में मिट्टी लगी हुई थी, हाथों में मिट्टी थी। तो ये लोग धड़ाधड़ है ना जो वहाँ खेत के पास आ गए और उन्होंने बड़े शक्तिशाली कैमरे चारों तरफ लगाए और उन्होंने उस वाले जो हमारा खेत है उसके ऊपर एक इंटरव्यू लिया। मजदूर भी काम कर रहे थे, मजदूरों के साथ मैं भी कर रहा था। इंटरव्यू पूरा होने के बाद उनके जो 16-17 प्रश्न थे, उनके मैंने जो मेरे को उचित लगा वो जवाब मैंने उनको दिया। और अंत में उन्होंने कहा कि हम इस योजना से यहाँ पे आए हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा एक समूह बना है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार वगैरह हैं। और हमने भारत सरकार से जब इसके विषय में किया कि जो हम खाद्यान्न खा रहे हैं उसमें बहुत जहर आ रहा है, लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो क्यों ना खेती के पैटर्न को बदला जाए। तो उस समय उस विषय को बिल्कुल खारिज कर दिया गया था कि अगर हमने रासायनिक कृषि को बंद कर दिया तो हमारे लोग, देश के लोग भूख के मर जाएंगे। तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर उसी संस्था ने पूरे देश में ये ट्राई करने का कोशिश किया कि देश में किसान कितने हैं ऐसा करने वाले। तो वो घूमते घूमते जब पंजाब से, भटिंडा से,
गंगानगर होते हुए जयपुर आए तो एग्रीकल्चर डायरेक्टर से पूछा कि भाई हम राजस्थान में भी देखना चाहते हैं कि राजस्थान में कौन किसान है। तो जयपुर से एग्रीकल्चर डायरेक्टर ने उनको सीधा झालावाड़ डिप्टी डायरेक्टर का एड्रेस देके के यहाँ पे भेज दिया। और डिप्टी डायरेक्टर उनके साथ आया था, हमारे फार्म पे आए, इंटरव्यू हुआ। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं अभी आपसे कुछ नहीं, एक क्रिस्टोफर रेगे करके एक गोवा का उनका जो मैनेजमेंट देख रहा था वो साथ में था। उसने कहा कि मगर हम एक धारावाहिक बना रहे हैं, उसका नाम भी नहीं बताया उसने, सत्यमेव जयते क्या है, पर कि इसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो क्या आप मुंबई आ सकते हैं क्या? मन को देखेंगे, आ जाएंगे। तो वो बात आई गई हो गई। फिर 6 महीने बाद उन लोगों ने मेरे को सूचना की कि आपको मुंबई आना है और हम प्लेन का आपके रिजर्वेशन करवाते हैं और आप वहाँ से टैक्सी से इंदौर आइए, इंदौर से प्लेन मुंबई के लिए आएगा और हम आपको 2 दिन रोकेंगे और आपको इसमें शामिल होना है। उस धारावाहिक में उसमें शामिल हुए यश चोपड़ा जो प्रोड्यूसर का वो था केंद्र, उसके ऊपर इसकी शूटिंग वूटिंग हुई, इंटरव्यू हुए। काफ़ी चलने के बाद जब उन्होंने इसका प्रसारण कम से कम 9 चैनल के ऊपर किया था तो देश भर में ये फैल गया। ये फैलने के बाद कलकत्ता से विमल जालान का भतीजा विशाल जालान जो यूरोपीय देशों का एक्सपोर्टर था, वो है ना, उसके मैनेजर के साथ यहाँ गांव में आया था। उसने काफ़ी लंबी चर्चा करने के बाद कहा कि अगर मैं कुछ सैंपल ले जाऊं और आपके सैंपल अगर पास हो जाते हैं तो मैं आपका उत्पाद दुनिया के दूसरे देशों में भेजने की कोशिश करूंगा। और क्या मैं ले जा सकता हूं क्या? मन के ले जाइए। तो क्या इस पर खर्चा आएगा? अगर आपके सैंपल पास हो गए तो खर्चा मैं दूंगा, अगर सैंपल फेल हो गए तो खर्चे का भुगतान आपको करना कितना होगा। खर्चा था? 55,000 रुपया एक पर सैंपल। एक किसान के लिए 55,000 बड़ी चीज है। किसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमने क्या है, लगभग 2004 से चल रहा था तो 2012 में 8 वर्ष हो गए थे। मैंने कहा चलो अब तो क्या बचा होगा इसमें, इस कॉन्फिडेंस में उसे यस कर लिया। और उन्होंने जब सैंपल ले जाके जर्मनी हैमबर्ग में एक जीबीए करके एक प्रयोगशाला है, उसमें उन्होंने उन सैंपल को टेस्ट करवाया। सीधा एड्रेस अपने मेल के ऊपर उनका दे दिया गया था। और जब वो रिपोर्ट आई तो उन्होंने उस रिपोर्ट को, जैसे हम पूरी दुनिया को यूरोपियन कंट्री या यूनाइटेड स्टेट या एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं, इनमें सब में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के मापदंड अलग अलग हैं। किसी में कोई चीज़ चल जाती है और किसी में कुछ नहीं चलता है। तो ऐसा जो वो प्रयोगशाला में जो उसकी रिपोर्ट आई है वो तीनों क्षेत्रों में चल सके ऐसी रिपोर्ट आई है। उस संस्था ने है ना, फिर जीबीए ने इसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। इंटरनेट पर डालने के बाद इसका प्रचार प्रसार हो गया और फिर वो लोग है ना पहली बार यहाँ से कुछ धनिया, कुछ मेथी और कुछ सौंफ ये लेके और उन्होंने जापान इसका एक्सपोर्ट किया था पहली बार। अब कहाँ हो रहा है एक्सपोर्ट? उसमें 2012 से हमने फिर 2 साल तक 3 साल तक तो है ना जो उनके थ्रू किया। फिर जो वहाँ के व्यापारी थे वो डायरेक्ट संपर्क में आ गए। वो है ना, उन्होंने कलकत्ता वाले से बोला कि हम वो फार्म देखना चाहते हैं जहाँ से आपका माल आ रहा है। तो वो उनको साथ लेके कलकत्ता वालों को यहाँ पे आ गए। वो दिन भर यहाँ रहे, फिर इसको पूरा देखा। देखने के बाद मेरे को यूँ साइड में बुला के उन्होंने कहा कि जब खेती आप कर रहे हैं और ट्रेडर हम हैं तो ये बीच वाले क्यों ना अपन सीधा व्यापार करें। तो फिर हमने 2019 तक उनसे सीधा उन लोगों से व्यापार किया। उसमें कितना पैसा कुछ बचता था? फ्रांस था, यहाँ पे 7,000 रुपये क्विंटल धनिया बिक रहा था। वो धनिया उन्होंने 22,000 रुपये क्विंटल में यहाँ से खरीदा था। जैविक खेती वाला? जैविक खेती वाला, और प्रमाणिक था, सारा रजिस्टर्ड था। तो भी फसलें खरीदी होगी उन्होंने, बाकी फसलें मतलब मसाले, वो मसाले लेके गए थे। गेहूं हमारे यहाँ उपभोक्ताओं के यहाँ अभी भी 50 रुपये 60 रुपये किलो बड़ी आसानी से वो निकल जाता है, दालें। अच्छा एक बार बताओ, पहले तो जैविक खेती अगर कोई किसान करना चाहता है जो देख रहा है जी, तो उसको सबसे पहला मूल आप मतलब मंत्र क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि आज के कृषि विज्ञान की दृष्टि में
एक जैविक कार्बन नाम का एक द्रव्य हमारी धरती में बहुमूल्य है। जी। जैसे हमारे शरीर में प्राण होते हैं, इसी तरह से वो धरती का प्राण है। और रासायनिक कृषि की वजह से धरती में ह्यूमस कम हुआ, और उस ह्यूमस कम होने की वजह से जैविक कार्बन लगभग नष्ट हो गया। तो हमारे जो हरित क्रांति देश में आई थी, उस समय हमारे देश का औसत जैविक कार्बन हमारी भारत की धरती में 3.40% था। आज वो घट के 0.05 पॉइंट रह गया है। इसलिए हमारी वैज्ञानिकों में इतनी बड़ी थरथराहट पैदा हो गई है कि आखिर अगर 1-2 पॉइंट और घटा तो इस धरती में बीजों का उगना बंद हो जाएगा। तो जब तक हम अपने अथक प्रयासों से जैविक कार्बन का लेवल 1% तक नहीं कर पाएंगे, जब तक है ना हमें कुछ पैदा हमारी कम होगी और प्रयास हमारा श्रम हमें अधिक करना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब मूल मंत्र का मतलब है कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है, ये बताओ। आप एक किसान को जैविक खेती करना चाहता हो, अगर किसान जैविक खेती करना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम रसायन को बंद करना होगा। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, हमारी धरती की गहरी हकाई को रोकना होगा। गहरी मतलब जो मल्टीप्लाव से जो हकाई होती है, वो जो 10 इंच गहराई तक प्लाव चला जाता है और मिट्टी को नीचे से उलट के यूं बदल देता है। थोड़ा आम भाषा में समझाइए। मतलब गहरी हकाई को कम करना होगा। हम जो छोटे कल्टीवेटर या छोटे पुलाव चलते हैं ना, अच्छा, इनको हाँकना होगा। ठीक है, इनसे खेती को हाँकना होगा। अच्छा। तीसरा है प्रश्न इसमें, जो पंजाब में हरियाणा में जो किसान हार्वेस्टर से जो गेहूं की कटाई करवाते हैं, उसमें जो बचे हुए डंठल ले जाते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। उस आग के लगने से 10 इंच तक हमारी धरती है ना अंगारे की तरह गर्म हो जाती है। पराली क्या बोलते हैं उसे? हाँ, वो पराली समझो। तो उससे वो धरती गर्म हो जाती है, और उसके गर्म होने से हमारी धरती के अंदर हमारे मित्र कीट हैं, हमारी जैव विविधता है, हमारे केंचुए हैं, हमारे माइक्रोब्स हैं, ये सारे के सारे जल के और नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी धरती में कार्बन का प्रतिशत घट जाता है। तो हमें आग लगाना भी उसमें बंद करना पड़ेगा। और पानी की मात्रा उसमें इतनी देना पड़ेगा कि आज के विज्ञान में जो ड्रिप सिस्टम है, फव्वारे से सिंचाई अगर हम करते हैं तो एक नमी बनी रहे। ये नहीं कि लगातार पानी उसमें बह रहा है, नदियों में बहता है इस तरह से। तो वो पानी भी इस जैविक खेती में ज़्यादा पानी वो जहाँ भरा रहता है वो नुकसान करता अच्छा, और खाद वगैरह? खाद में जैसा हम इसमें यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे केंचुआ खाद बन रहा है, तो बड़ी मात्रा में केंचुआ खाद का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? केंचुए खाद को नीचे एक 2 फीट चौड़ा और 10 या 15 फीट लंबी एक जो खाई बनाई जाती है, वो आप ले सकते हैं कैमरे से भी। हाँ। आपके सामने ये बनी हुई है। हाँ। और उसमें कुछ गोबर, कुछ बाड़े का वेस्ट मटेरियल, कुछ पत्ते डाल के और उसमें हल्का सा पानी देके उसको मिलाया जाता है और उसके ऊपर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा। वो केंचुए उसको खाते खाते ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। जैसे जैसे वो केंचुए उसको खाते जाएंगे, उसकी बीट वो करते चले जाएंगे, और वो बीट ही है ना केंचुआ खाद है। अच्छा। जो हमारे किसान के लिए बहु उपयोगी है। दूसरा, बसंत ऋतु में हम बाड़े से, पशुधन के बाड़े से खाद को इकट्ठा करके चारों तरफ कुछ जालियां लगा के और उसमें पंचगव्य जैव रसायन का प्रयोग, अगर उसमें पाइप लगा के उसमें धीरे धीरे डालेंगे तो 2 महीने में एक बहुत उत्तम कोटि का खाद वो तैयार हो जाएगा। गो आधारित कृषि जो बोलते हैं आप? गो आधारित कृषि का मतलब सीधा है कि गो आदान, गौमूत्र, हमारे फसलों में कीट लगते हैं तो गौमूत्र से, जैसे कोई कड़वी वनस्पति है, खट्टी वनस्पति है, ऐसी वनस्पतियां का गौमूत्र में मिश्रण करके हम कीड़ों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कीट नष्ट हो जाते हैं। और खाद के लिए हम गो आधारित पंचगव्य में, जैसे गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध, दही, घी एक निश्चित मात्रा में, और धरती के बैक्टीरियाओं को एक्टिवेट करने के लिए क्योंकि ये जैविक खाद होता है, उसमें हल्का सा शहद या गुड़ मिलाना होता है, और ये मिलाकर हम अगर देंगे तो बहुत जल्द हमारी धरती का पीएच मान संतुलित हो जाएगा। पीएच मान माने? पीएच मान यानी धरती में क्षार और लवण की जो मात्रा है वो कम ज्यादा हो रही है। क्षार होना चाहिए हमारी धरती में 60%,
लवण की मात्रा होना चाहिए 40%। अब ऐसा उल्टा हो रहा है कि लगातार जो हमारे खरपतवार नाशक जो खेतों में डल रहे हैं, इन खरपतवार नाशक में 22 तरह का साल्ट यानी लवण से इसको तैयार किया जाता है। तो इसके ज्यादा प्रयोग से धरती में लवण की मात्रा बढ़ रही है और क्षार की मात्रा घट रही है। क्षारीय फसलें हैं जैसे चना है, टमाटर है, इनकी बुआई कम होने की वजह से ये पीएच मान का संतुलन गड़बड़ हो रहा है। ये तो आपने बताया कि किसान कैसे जैविक खेती करे, जी, लेकिन हुकुमचंद जी सबसे बड़ी समस्या होती है, मान लीजिए मैं किसान हूँ, शुरू में किसान डरता है कि इतना एक्सपेंस क्यों करूँ, कहीं घाटा नहीं हो जाए, कल को उपजाऊ मतलब खेती होगी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ करना चाहिए या किसान को ही थोड़ा आपकी तरह दम दिखाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए? देखो, हर किसान के इस तरह का दम दिखाना हर किसान के बस का नहीं है। तो फिर क्या आप मोटिवेशन क्या है? आर्थिक दृष्टि से जब किसान पंगु होने लगता है, उसके बाल बच्चों के खर्चे नहीं निकलते हैं, तो वो करते करते भी एक आध साल किया वो वापस रसायन पे आ जाता है। इसलिए हमारा तो भारत सरकार से ये निवेदन है कि जो रासायनिक खादों के ऊपर सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, उस सब्सिडी को जैविक खादों के ऊपर दिया जाए और एक बहुत व्यापक योजना के अंतर्गत इस कृषि को बढ़ाने के लिए दिया जाए। प्रारंभ के 3 सालों में जो किसान के पैदावार कम होती है, उसमें उसके कितना नुकसान होता है, वो उसके नुकसान की भरपाई भी अगर सरकार करे। अभी नहीं, नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल योजना चली थी वो PMY करके, उस योजना में इन्होंने कोशिश की थी, पर वो एक ऐसी बंदरबांट थी जो बिचौलिए अधिकारी ही उसको चट कर गए, इसका किसानों तक कुछ आ नहीं पाया। नहीं तो फिर कैसे, आपको क्या लगता है कैसी योजना बनानी चाहिए? योजना पारदर्शिता भी होनी चाहिए ना। पारदर्शिता, सारी जो भी अनुदानित योजना हो उसका पैसा सीधा किसान मतलब आज एक बात बताइए, एक किसान अगर जैविक खेती करना चाहता है, कछुए वाली खेती और जो आप गो आधारित खेती बोल रहे हो, उस खाद का उपयोग करके खेती करना चाहता है, जैविक खेती, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हुए जैविक खेती करना चाहता है, तो उसको कितना धैर्य रखना पड़ेगा? 3 साल उसमें करीब 30% की कमी आएगी। मतलब मान लो अगर 100 रुपए कमाता है तो फिर 70 रुपए कमाएगा, तो 30% का घाटा है उसको। 30% का उसको घाटा है। फिर फायदा कितना है अगर 3 साल बाद वो करता 3 साल बाद उसको अगर जैविक उत्पादों का अगर बाजार मिल जाता है, हाँ, बाजार यानी जैसे हमारे ऊपर समाज का विश्वास है, अब हमसे गेहूं 60 रुपए किलो खरीदा जा रहा है, तो वो जो घाटा आया ना, वो घाटा उसमें कवर हो जाता है। पर आप ये बताइए हुकुम जी, आपने संघ के स्वयंसेवक के संघ के लोगों की मदद के माध्यम से इस गांव में, जैसे आप तो किसान थे, औरों को कैसे डेवलप किया, प्रेरणा कैसे आई? किसान ही गांव डेवलप करने की संघ की योजना थी और उसमें खेती किसान का एक आर्थिक आधार है, खेती के बिना उसका जीवन चल नहीं सकता किसान का। इसलिए उसने भैंसों की बजाय गायों का पालना शुरू किया, अनेक जगह गाय हैं, इसलिए हमने कोई महानगरीय स्थिति में इस कार्यक्रम को चालू नहीं किया है, गाँव में किया है। और कितने किसान आपने डेवलप कर दिए? मतलब अभी तक एक योजना के अंतर्गत भी हमने इसमें काम किया था, 3000 किसान आसपास से इसमें जुड़े हैं। अच्छा जी, जैविक खेती में? जैविक खेती तो सर मिरेकल चेंज है ये तो जी, बहुत बड़ा, जी। क्योंकि आप भूमि को तो उपजाऊ बना ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारी माटी को बचाने का काम कर रहे हैं, साथ ही आपने रेवेन्यू के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं कि रेवेन्यू, क्या कोरोना के बाद मार्केट में कुछ बदलाव हुआ है? कोरोना के बाद जो उपभोक्ताओं की जो थ्योरी थी वो चेंज हुई है। एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा विषय उठा कि जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है वो इस कोरोना की मार को झेल जाएगा। अब इम्यूनिटी पावर कैसे बनती है कि शुद्ध खाना होना चाहिए जिसमें रसायन नहीं हो, केमिकल नहीं हो, मिलावट का नहीं हो। तो एक विश्व के अंदर एक ऐसा विषय चला, जैसे हल्दी है, हल्दी में पैक्ड हल्दी अच्छी सुंदर पैकिंग में इसमें मिलावट आ रही है। जैसे मिर्ची है, मिर्ची में मिलावट आ रही है, लकड़ी का बुरादा मिला के बेचा जा रहा है। तो फिर कोरोना के तुरंत बाद 2021 में आपका व्यापार बढ़ा? 2021 में फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड से हमारे यहाँ पे लोग आए थे। उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है। उन्होंने कहा कि हम अब इसको बल्क में ले जाना चाहते हैं, तो वो कच्ची हल्दी ले गए। बतौर प्रायोगिक 100 किलो कच्ची हल्दी, 200 किलो धनिया
और हमारे पास जो भी सामान था वो पूरा का पूरा ले गए। मतलब उसको पाउडर फॉर्म में नहीं ले गए, तो पूरा ले गए। उनसे पूछा भी गया तो पेरिस का एक जो ट्रेडर था उसने कहा कि हमारा ये सारा उत्पाद है ना 5 स्टार होटलों में जाता है। और अब भारतीय वो पद्धति जो गाँव में प्रचलित थी, ये मसाले सारे, जैसे हल्दी का आध इंच टुकड़ा कच्ची हल्दी का काटा, उसको सिलबट्टे पे रख दिया, 20 दाने धनिया के डाले ये रख दिया, 4 कलियां लहसुन की डाली वो रख दिया, और उसको सिलबट्टे पर पीस के और हम उसका 5 स्टार होटलों में सब्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका हमारे सामने ये परिणाम आया। मैंने कहा फिर आप इसको बेचते कितने में हो? एक थाली, उन्होंने कहा इंडियन करेंसी के हिसाब से ये एक थाली, इस तरह की थाली, ये बताया उसने, इस तरह की थाली जैविक खेती वाली थाली 60,000 रुपए में बुक होती है 6 महीने पहले। ओहो। और उसमें ये डालने के बाद है ना, फिर भी हमारे पास ये समय नहीं है, इसलिए हम उसको प्रयोग में किया। हमारे एक खेत में ये भी था सेंजना, तो वो सेंजने के पत्ते भी ले गए थे, तो बाद में वो अधिक बरसात की वजह से वो प्लांट थोड़ा खराब हो गया। अब ये बताइए आपकी मुकुमचंद जी, जैसे मान लो जब आप रासायनिक खेती करते थे और आपने बताया कि संघ की योजना के बाद आप जैविक खेती संघ की प्रेरणा से करने लगे, क्योंकि आप स्वयंसेवक भी थे, तो आपके इनकम में कितना अंतर आ गया? देखो लगातार 5-6 साल तक तो हम घाटे में चले। और पहले कितने कमाते थे, फिर अब कितने कमा रहे हो? मतलब डिफरेंशिएट पूछना चाह रहे हो। बस सीधा सीधा अर्थ ये बताइए कि घाटा मत बताइए, घाटा तो फिर नहीं, कवर हो जाएगा घाटा तो है ही नहीं। घाटा जो प्रारंभिक स्तर पे था वो घाटा था। अब घाटा इसलिए नहीं है कि 2016 में मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगनी कर देंगे। हम उस आय से भी ऊपर अपना उत्पाद हम बेच रहे हैं। कितना, मतलब पहले कितनी, जैसे 1 लाख इनकम थी तो अब कितनी इनकम है? अभी करीब 1.5 से 2.25 लाख। अच्छा, प्रति माह ये है? प्रति माह पहले देखो यहाँ माह का कोई हिसाब नहीं है, ईयरली बता दो। साल भर में किसान ने अपनी कमाई को बेचा। आप कितने कमा लेते हैं ये हाँ, बताइए, हम तो प्रेरणा आपसे लेंगे। मैं वही बता रहा हूँ ना कि साल भर हमने कमाया। पहले कितने जो हमारी शुद्ध बचत थी, पहले अगर मान लिया हमने 5 लाख रुपए कमा के जेब में रखे, तो अब 10-11 लाख रुपया तो डबल इनकम हो गई। तो जो दुगनी कमाई की बात इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर जैविक खेती हर किसान करने लग जाए, शुरू को 1-2 साल समस्या आ सकती है, क्योंकि आपकी भूमि उपजाऊ हो जाए, जब तक जैविक खेती को अडॉप्ट कर ले उससे उत तक समय लगता है, लेकिन लंबे समय तक आप एक बड़ी कमाई कर सकते हैं और दुगनी कमाई कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, आपको हुकुमचंद जी संघ में कौन कौन सी जिम्मेदारी दी आपको? मैं सर्वप्रथम संघ की शाखा से शुरू हुआ था और 3 साल तक मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय रहा। 1992 के बाद, 6 दिसंबर 1992 के बाद हमारे यहाँ एक जिला प्रचारक हुआ करते थे विनोद जी मेलाना। उन्होंने कहा कि हमारे झालावाड़ में एक विद्या भारती का स्कूल होना चाहिए। तो ये पासी कस्बा जहाँ से आप निकल के आए, यहाँ पे एक विद्या भारती के द्वारा एक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर को संचालित किया। उसमें काफ़ी जोर लगाया, 2 साल तक उसमें काम किया। फिर उनकी योजना थी कि भारतीय किसान संघ का काम झालावाड़ में नहीं है, तो भारतीय किसान संघ के में सर्वप्रथम मेरे को जिला मंत्री का पद दिया गया। और उसके साथ साथ ये ग्राम विकास का काम भी थोड़ा आगे बढ़ने लगा। तो जैसे मैं बाहर जाता था, प्रवास करता था, तो ग्राम विकास की जिम्मेदारी भी मेरे पास विभाग की रही। और किसान संघ की करीब करीब 3 साल तक जिला मंत्री की रही। फिर मेरे पास विभाग जैविक प्रमुख की जिम्मेदारी रही। फिर मेरे पास क्षेत्रीय यानी राजस्थान प्रदेश जैविक कृषि की जिम्मेदारी रही भारतीय किसान संघ की। और फिर बाद में 3 साल अखिल भारतीय जैविक कृषि प्रमुख के दायित्व भारतीय किसान संघ का रहा। ग्राम विकास की योजना में मेरे पास प्रांतीय दायित्व है और विद्या भारती का भी प्रांतीय दायित्व मेरे पास है। हुकुमचंद जी, इतने दायित्वों पर आपने काम किया, संघ को 100 वर्ष होने वाले हैं, शताब्दी वर्ष ये चल रहा है संघ का। क्या चुनौतियां पहले थी, क्या वो अब कम हुई है? और जो लक्ष्य संघ लेके चला था 1925 में डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की, क्या वो पूरे हो गए?
डॉक्टर साहब का मुख्य ध्येय था हिंदू समाज को बचाना। जब भी उन्होंने संघ की स्थापना की इसी विचार को लेके किया था, मगर हमारे हिंदू समाज को बचाने के लिए हमारे हिंदू का संगठन बनना जरूरी है। मगर हम जिस शक्ति को खड़े कर रहे हैं उसमें राष्ट्रवाद को शामिल करना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शक्ति आगे चल के दानवी शक्ति के रूप में बदल जाए, तो हमारा राष्ट्र है ना जो नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत एक मर्यादित नियंत्रित जो संगठन की स्थापना की। आज उसके परिणाम हमारे सामने हैं। पहले जो देश के प्रधानमंत्री तक ये कहते थे कि मेरे को गधा कह दो मगर हिंदू मत कहो। प्रथम प्रधानमंत्री देश के ने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि मेरे को चाहे गधा कह दो मगर हिंदू मत कहो। आज हिंदू बहुत गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, और अपनी पहचान बनाने के लिए वो समाज में आगे आया है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, जैसे हमारा विकृत इतिहास रहा था उसको भी सुधारने का प्रयास किया गया है। जैसे डार्विन का सिद्धांत, उसमें कहा गया था कि मानव तो एक वानर जाति का एक उपक्रम है, ऐसा डार्विन ने उसमें रखा था। तो अभी मैं एनसीईआरटी के करीब करीब 5 सेमिनारों में गया हूँ, मैं उसका एक सलाहकार में हूँ। मैंने एक ऐसा सबूत महर्षि कणाद का जो 400 वर्ष पुराना था उपनिषदों से निकाल कर एनसीईआरटी के सामने रखा। मन के मानव जाति और वानर जाति दोनों अलग अलग है, और इसका वैज्ञानिक स्रोत ये है कि इसकी पूंछ से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मानव जाति का संबंध जब बच्चा जन्म होता है उसकी माँ की नाल से जुड़ा हुआ है, और वानर जाति का संबंध नाल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सबसे सत्य वैज्ञानिक प्रमाण है। इसलिए हम वानर जाति को और मनुष्य जाति को एक नहीं कह सकते। और अंत में इस साल इस विवाद को लेकर कुछ कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया, कुछ आईएएस अधिकारी थे, मगर वहां की जो एनसीईआरटी की निदेशक थी सुनीता फरकिया, उसने कहा कि आपका कथन बिल्कुल सत्य है, अगर ऐसा होता है तो फिर हमको मत विभाजन करना चाहिए। तो वहीं पे मत विभाजन हुआ। कम्युनिस्टों के पक्ष में 2 वोट आए, हमारे पक्ष में 12 आए, और वो शेड्यूल हटा दिया गया। और कौन सा शेड्यूल लिया है? नया कुछ ला रहे हैं एनसीईआरटी? नहीं, एनसीईआरटी में बहुत कुछ विकृत जो व्यवस्थाएं हमें, जैविक खेती पे कुछ, जैविक कृषि के ऊपर ही चल रहा है। जो भी कृषि का जो एक शेड्यूल उसमें स्थापित किया जा रहा है कि आने वाले समाज में कृषि कैसी होना चाहिए, और इसका शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, कृषि को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। कृषि को शिक्षा से जोड़ेंगे तो किसानों को पढ़ने लिखने जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके वो कृषि का शेड्यूल है ना अपने मस्तिष्क में बैठता चला जाएगा कि हमें खेती भी करना है और जैविक खेती करना है। इसलिए 2025 की नई जो शिक्षा नीति शामिल हो रही है, इसमें संघ द्वारा संचालित संगठन विद्या भारती इसका पूरा मॉडल तैयार कर रही है कि आगे देश में आने वाली शिक्षा पद्धति हमारी कैसी होगी। एनसीईआरटी के सामने मैंने ये आग्रह किया है कि जिन स्कूलों के पास मैदान है, खेत है, खेती करने के लिए जगह है, उसमें कुछ ब्लॉक उसमें है ना खेती के लिए प्रैक्टिकल शिक्षार्थियों को उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करने के लिए उसमें छोड़ा जाए। और सबसे पहले हम हमारे स्कूल में चालू कर रहे हैं, जो असनावर में जो विद्या भारती का स्कूल है इसमें, और अगले साल तक हम इसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। एक अंतिम सवाल, संघ के स्वयंसेवक होने के नाते आपने ग्राम विकास से जुड़े जैविक खेती यहाँ पे शुरू की जी। किन किन प्रचारकों की आपको प्रेरणा मिली? जैसे हस्तीमल जी का आपने नाम लिया जी, और भी किन किन प्रचारकों से आपको? सह कार्यवाह मदन दास जी देवी, जो अब शायद देवलोकगमन हो गया है उनका, वो हमारे गांव में आ चुके हैं इस व्यवस्था को देखने के लिए। क्षेत्रीय प्रचारक यहाँ पे आ चुके हैं। सर कार्यवाह भैया जी सुरेश जी, वो एक रात हमारे गांव में रह चुके हैं। इसलिए अनेक प्रचारक, मैं सबका नाम गिनाने में असमर्थ हूँ, पर कहीं ना कहीं आता रहता है और इसको प्रेरणा मिलती रहती है। फिर भारतीय किसान संघ ने 2014 में 26, 27, 28 दिसंबर 2014 में एक अखिल भारतीय जैविक कृषि प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे लगाया था। उसमें 22 प्रांतों से एक जीनियन किसानों की उपस्थिति थी। 3 दिन तक वो कार्यक्रम चला और आश्चर्य है कि
बहुत गांव वालों को सबको बहुत परिश्रम भी उठाना पड़ा। सबकी भोजन की जिम्मेदारी सबका एक एक परिवार की एक एक दिन में होती थी, उनमें भोजन बनाना करना। कुल मिला के किसानों को, आने वाले हमारे मेहमानों को भी ऐसा लगा कि बहुत अच्छा खाना दिया है। अब एक परिवार ने एक खाना दिया तो वो क्यों हल्का खिलाएगा, उसने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम रहा। क्या सीखने को मिला है किसानों को? जो यहाँ सिखाया उनको कि किस तरह से प्रैक्टिकल, किस तरह से खेती को हाँका जाता है, किस तरह से क्या दवाएं बनाई जाती है, ऐसे सारे प्रयोग उनके सामने। अभी कितने % इस गांव में, मानपुरा में, खेती जैविक है? कुल मिला के मानपुरा में खेती तो जैविक ही होती थी, पर इसमें क्या होता है कि जब मौसम परिवर्तन होता है तो कभी अधिक बरसात हो जाती है। अधिक बरसात से धरती में है ना जो पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है, उस समय फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा फसल, जबकि मेरी तो फसल अब अगर मैं नहीं डालूंगा तो खराब हो जाएगी। ऐसे कुछ अंश में है ना जो इसमें यूरिया का प्रयोग किया जाता फिर भी कितना %? है। 70%? हमारे जो ये संतरे के बागान है ये करके 70% जमीन में जैविक होती है। तो ये 5 किलोमीटर का मानपुरा गांव है, 70% किसान यहाँ पर खेती जैविक करते हैं। आप सोचिए रासायनिक खेती के कितने नुकसान हो रहे हैं, तमाम तरह की बीमारियां हो रही है। डॉक्टर्स भी हमको कह रहे हैं, और कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोग जागरूक भी हुए हैं। लेकिन संघ की प्रेरणा से, संघ को 100 वर्ष हो रहे हैं, हम संघ के स्वयंसेवकों का वही काम हम देखते हैं। हम जो देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि संघ के स्वयंसेवक तो सिर्फ शाखा लगाते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं और शाखा लगाकर चले जाते हैं, और पहले नेकर में रहते थे, फिर पैंट में रहते दिखते हैं। लेकिन संघ की शाखा से इतर आप दूसरी दुनिया में जाएंगे, दूसरी जगह उनको देखेंगे, तो समाज सेवा का एक बड़ा काम ग्राम विकास के जरिए संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। मानपुरा एक बड़ा एग्जाम्पल है। केवल मानपुरा नहीं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं राजस्थान नहीं अपितु देश में जो ग्राम विकास में बहुत सारा काम कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवक की प्रेरणा से जैविक खेती हो रही है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है और एक स्टार्टअप मिल रहा है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी स्थिति जैविक खेती में इन्होंने बताया कि किसानों की स्थिति ठीक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी संघ के स्वयंसेवक उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको प्रेरणा देते रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं। कोई पैसा टका चाहिए हो तो शायद वो भी करते होंगे आप मदद, आप बहुत आवश्यक लगे तो वो भी मदद करते हैं। कहीं उनको किसी तरह से प्रेरणा मिल जाए तो एक मदद भी होती है। तो किस तरह से सामूहिकता से संघ के स्वयंसेवक मिलकर एक जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, ये हमने स्टोरी आपको इसलिए बताया। संघ के 100 वर्ष पे हम चर्चा कर रहे थे, हमें पता चला कि हुकुमचंद जी जो संघ के स्वयंसेवक हैं, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, पद्मश्री मिला है, फिर पद्मश्री तक पता था लोगों को, लेकिन हम आप तक खोज लाए कि ये हुकुम जी स्वयंसेवक भी हैं, संघ का काम भी करते हैं, और संघ की प्रेरणा से जैविक खेती की इन्होंने करी, और संघ की प्रेरणा से ही आज गांव की आधी से ज़्यादा आबादी जैविक खेती पर निर्भर है। नमस्कार, जय हिंद।